हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एजुकेशन हब 2.1 में। अपना आज का टॉपिक है बहुभुज अर्थात पॉलीगन। बहुभुज वैसे तो हम ज्योमेट्री में पढ़ते भी आए हैं, जैसे त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, आयत हुआ, वर्ग हुआ, उसी प्रकार से बहुभुज होता है। लेकिन बहुभुज को क्या है कि हम एक विशेष स्पेशल तरीके से पढ़ने के लिए इसको एक अलग नाम दिया गया है बहुभुज, और इसी को लेकर के हम आए हैं। तो दोस्तों वैसे ये है एसएससी रेलवे की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं इनमें बहुभुज की बहुत एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसलिए हमने यह टॉपिक उठाया और आज हम बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चंस के ऊपर जाने से पहले हम बहुभुज के बारे में जानेंगे कि बहुभुज होता क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं, बहुभुज कहेंगे किसको। ये सब जानने के बाद ही हम क्वेश्चंस करेंगे, वरना अगर यदि डायरेक्ट क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले हम इसकी लैंग्वेज जानेंगे क्या बहुभुज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँ कि बहुभुज कहते किसको हैं, ठीक है। तो बहुभुज उसको कहेंगे अर्थात बंद रेखीय आकृति को हम बहुभुज कहेंगे। अब मैं कहूँगा कि बंद रेखीय आकृति क्या होगी, तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि समतल पर बनाई जाने वाले रेखीय आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। तो सबसे छोटा जो बहुभुज होता है ना, जो सबसे छोटा बहुभुज होगा वो होगा त्रिभुज। अर्थात जो त्रिभुज होता है वो सबसे छोटा बहुभुज होता है। क्यों? क्योंकि यह एक रेखीय आकृति होती है और इसमें सबसे कम भुजाओं का यूज किया गया है। कितनी भुजाओं का यूज किया गया है? 3 रेखाओं का यूज किया गया है। देख लीजिए आप, 1 रेखा, 2 रेखा और यह हो गई 3 रेखा। इसलिए यह 3 रेखाओं से मिलकर के बना है ये त्रिभुज, ठीक है। अब जैसे ये कोई पंचभुज है, तो पंचभुज हो गया तो ये भी बहुभुज ही है, लेकिन ये इसमें 5 भुजाओं का यूज किया गया इसलिए यह इससे बड़ा है। लेकिन त्रिभुज होता है ना, वो सबसे छोटा बहुभुज होता है। जैसे मेरे पास में 2 रेखाएं हैं तो हम इनको बहुभुज नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये एक बंद रेखीय आकृति नहीं है। जब मैं इसको तीसरी रेखीय आकृति से मिलाऊंगा ना, बंद करूंगा, तभी यह एक बहुभुज बनेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल बहुभुज और एक होता है अवतल बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज किसको कहते हैं? उत्तल बहुभुज वह होता है जिसकी प्रत्येक अंत्यकोण 180 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि उत्तल बहुभुज उसी को कहेंगे जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, उसको हम उत्तल बहुभुज कहेंगे। और अवतल बहुभुज किसको कहेंगे? जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण 180 डिग्री से, अगर यदि एक भी कोण उसका 180 डिग्री से अधिक है ना, तो हम उसको अवतल बहुभुज कहेंगे। जैसे मेरे पास में ये एक ट्रायंगल है, तो इसका देखिए प्रत्येक कोण 180 डिग्री से, कोई भी आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं है, तो मैं इसको अवतल बहुभुज कहूँगा, उत्तल बहुभुज कहूँगा, सॉरी। ये मेरे पास में क्या हो गया? उत्तल बहुभुज। अगर यदि मैं इसको इस प्रकार से बनाऊँ, ठीक है, ये मेरे पास में कोई भी एक बहुभुज हो गया। अगर यदि मैं इसका ये कोण देखता हूँ ना, ये इसका आंतरिक कोण, तो ये इसका 180 डिग्री से अधिक है, तो ये क्या हो गया? ये अवतल बहुभुज होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसको इसी प्रकार से 2 टाइप में और बांटा गया है। वो कौन से होता है? नियमित बहुभुज और एक होता है अनियमित बहुभुज। अब नियमित बहुभुज किसको कहेंगे? जिसके प्रत्येक भुजा बराबर और आंतरिक कोण होते हैं वो भी सभी बराबर होंगे, उसी को हम अवतल बहुभुज के नियमित बहुभुज कहेंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि नियमित बहुभुज किसको कहेंगे? जिसकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होने चाहिए, उसी को हम नियमित बहुभुज कहेंगे। और एक होता है अनियमित बहुभुज, जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो और कोई भी आंतरिक कोण समान नहीं होता है, उसी को हम अनियमित बहुभुज कहेंगे। अब पढ़ेंगे क्या हम? समबहुभुज, रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि एग्जाम्स में समबहुभुज के ही क्वेश्चंस आते हैं। सभी जो आप प्रीवियस यानी पीछे के जो भी पेपर आए हुए हैं, एग्जाम से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको आप उठा करके देख लेना, बुक्स में देख लेना, आपको समबहुभुज के क्वेश्चन से मिलेंगे। समबहुभुज के क्वेश्चंस के आधार पर ही जो भी समबहुभुज होता है उसी के आधार पर क्वेश्चन आते हैं, जो भी बनते हैं वो इन्हीं के आधार पर बनेंगे। मैं जो भी पढ़ाऊँगा वो 0 से लेकर के चलूँगा, बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा करके देख लेना, इससे एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब जैसे मेरे पास में ये एक त्रिभुज है, जिसकी ये ए भुजा हो गई, ये बी भुजा हो गई और ये सी भुजा है।
तो हम इसका जो ये आंतरिक जो कोण है ना, इसको तो हम बोलेंगे क्या, अंतः कोण अर्थात इंटरनल एंगल। और ये जो बाह्य कोण होता है, ये जो सी कोण है, ये जो कोण है ना, जैसे एक कोण हो गया, इसको डी बिंदु दे देते हैं, तो कोण ए सी और डी, तो ये जो कोण बनेगा इसको हम बाह्य कोण बोलेंगे अर्थात एक्सटर्नल एंगल बोलेंगे इसको। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मेरे पास जैसे बहुभुज के अंतःकोणों का योग मेरे को ज्ञात करना है, कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया कि पंचकोण के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए, तो उसको मैं किस प्रकार से ज्ञात करूं, तो उसका सूत्र क्या होता है कि किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा n-2 कोष्टक 180 डिग्री। अब मेरे पास में जैसे कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए, तो मेरे को क्या करना है, पंचकोण के अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। तो ये क्या हो गया, मेरे पास में एक पंचकोण है, पंचभुज है। ठीक है, अब जो ये इसके अंतःकोण है ना, इनको मेरे ज्ञात करना है कि ये कितने डिग्री के होंगे। तो ये किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यहाँ पे जो n है ना, n ये क्या है, भुजा है, अर्थात जो भुजाओं की संख्या है ना वो n है। तो भुजाओं की संख्या को हम n से प्रदर्शित करेंगे। तो मेरे पास में क्या है, पंचभुज है, निकालना क्या है, इसके अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है मेरे को। तो क्या किस प्रकार से निकालेंगे, सूत्र में रख दीजिए यहाँ पे। तो n क्या है मेरे पास में, 5 है। क्यों, क्योंकि पंचभुज है ये, तो पंचभुज का मतलब 5 भुज है। तो यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, फिर -2 है और फिर कोष्टक फिर 180 डिग्री। तो सोल्व करेंगे हम इसको, आगे सोल्व किया तो मैंने जब 5 में से जब 2 घटाएंगे तो कितने आ गए, 3, और मल्टीप्लाई 180 से करेंगे तो कितने आ गए, 540 डिग्री। ठीक है, अब पंचभुज के जो अंतःकोणों का योग होगा वो कितना डिग्री होगा, 540 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको ये। अब देखते हैं आगे। अब जो समबाहुभुज के प्रत्येक जो बाह्य कोण होते हैं, अर्थात अपने को किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण अपने को ज्ञात करना है, तो वो किस प्रकार से करेंगे। तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि 360 में भुजाओं का जो योग होता है उसका भाग दे देंगे। ठीक है, तो अपने पास जो इसका प्रत्येक बाह्य कोण है वो निकल करके आ जाएगा। अब 360 में क्यों देते हैं, 180 में क्यों नहीं देते, तो इसका देखिए मैं आपको एक रीजन समझाता हूँ कि जो ये कोण होते हैं ना, ये जो बाह्य कोण होते हैं, इनका योग हमेशा 360 डिग्री ही होगा। यह आपको ध्यान रखना है। कैसे होगा 360 डिग्री, एक बात देखिए आप, यहाँ पे मेरे पास ये कोई एक सीधी रेखा है। ठीक है, अब इसके जो यहाँ से यहाँ तक जो कोण होगा ना वो 180 डिग्री बनेगा, और जब ये चारों तरफ मैं इसको घुमाऊंगा ना तो ये कितना हो गया, 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, जैसे ये मैंने भुजाएं आगे बढ़ा दी इसको, तो ये मेरे पास में कितना हो गया, ये मेरे पास में जैसे 60 डिग्री था। ठीक है, तो बाहर वाला कोण कितना हुआ, 120 डिग्री। क्यों 120 कैसे हुआ, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो 60 डिग्री का जब अंतःकोण हो गया तो बाह्य कोण कितना होगा, 120। और फिर ये भी मेरे पास 60 डिग्री है, तो बाह्य कोण कितना हो गया, 120। और जब मैं इस भुजा को भी आगे बढ़ाऊंगा तो ये भी मेरे पास अंतःकोण तो 60 डिग्री था, तो बाह्य कोण कितना हो गया, 120 डिग्री। तो तीनों जब मैं कोणों को जोड़ता हूँ, जैसे मेरे पास कोण ए हो गया प्लस कोण बी हो गया प्लस कोण सी, तो जब इनका तीनों का जब योग ज्ञात करेंगे ना हम, तो मेरे पास में कितना आएगा, 360 डिग्री। अर्थात हमेशा समबाहुभुज के बाह्य कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। और जब हम उसका प्रत्येक कोण ज्ञात करेंगे ना तो वो किस प्रकार से करेंगे, 360 में जो उसकी भुजाओं का योग होता है, अर्थात उसकी जो कुल भुजाएं होते हैं उसका हम भाग देंगे। तो जैसे एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेकर के देखते हैं किस प्रकार से होगा। जैसे मेरे पास में पंच बहुभुज है और उसका मेरे को प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करना है, तो मैं किस प्रकार से ज्ञात करूंगा, मैं करूंगा 360 में 5 का भाग दूंगा। 5 का भाग क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में जो n का मान है ना वो 5 दे रखा है। 5 क्या दे रखा है कि अपने को क्वेश्चन में बोला कि पंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोण के मान ज्ञात कीजिए। तो पंचभुज का नाम ले रहा है, तो पंचभुज का मतलब हो गए 5 भुजाएं। तो जब मैं 360 में 5 का भाग दूंगा तो कितनी पर जाएगा, 7 पंजे 35, कितना बचेगा 1, फिर 0 उतारा
फिर 0 कितने हो गए 10, जब 10 में 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 2 बार, अर्थात जो प्रत्येक बाह्य कोण होगा मेरे पास वो कितना होगा 72 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको कहा था कि समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होगा, किस प्रकार से होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण यानी किस प्रकार से निकाले। जैसे हमको कोई भी समबहुभुज दे दिया और उसका प्रत्येक आंतरिक कोण पूछ रहा है कि इसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा, तो वो किस प्रकार से निकालेंगे। तो उसका सूत्र होता है n-2 कोष्टक 180/n। n का मान क्या होगा, n का मान भुजाएं होंगी, अर्थात जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा होगा कि पंचभुज है या फिर अष्टभुज है या फिर नौभुज है या फिर 10 भुज है, जो भी मान दे रखा है उसको यहाँ पे n का मान रख लेंगे। n बराबर भुजा होगी, भुजा जो भी दे रखी होगी अपने क्वेश्चन में। जैसे अब मैं आपको वो एक छोटा सा वापस उदाहरण लेते हैं। मेरे पास एक पंचभुज है और उसका प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात करना है, तो मैं आंतरिक कोण किस प्रकार से ज्ञात करूंगा पंचभुज का। n का मान क्या दे रखा है अपने को 5 दे रखा है। 5 क्यों दे रखा है, क्यों पंचभुज है अपने पास में। तो मैं रख देता हूँ इस सूत्र में 5 - 2 कोष्टक 180/5। ठीक है, जब 5 में से 2 गए तो मेरे पास में कितने आए 3 × 180/5। ठीक है, अब 180 में 5 का भाग देंगे तो 5 × 3 = 15, फिर कितने बच गए 3 बच गए, 0 उतरा तो 30 हो गए, तो 5 × 6 = 30। और जब इसको 3 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए 36 18, 1 बच गया, 3 × 9 और 110। तो टोटल जो आंतरिक अर्थात इसका जो प्रत्येक अंतः कोण होगा ना समबहुभुज का वो कितना होगा 108 डिग्री का होगा प्रत्येक अंतः कोण। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब आगे। अब जैसे समबहुभुज है, इसके प्रत्येक विकिरणों की संख्या अपने को पूछ रहा है क्वेश्चन कि कोई पंचभुज है, फिर नवभुज है, फिर 10 भुज है या फिर त्रिभुज है, तो उसका जो प्रत्येक विकीर्ण है, तो विकीर्ण यानी कि कितने विकीर्ण बनेंगे उसमें। जो पंचभुज दे रखा है अपने वो उसमें कितने विकीर्ण बनेंगे, क्वेश्चन में पूछ लिया अपने वो कि कोई एक पंचभुज है तो इसमें विकीर्ण कितने बनेंगे। अब जैसे ये तो छोटा सा है तो अपन इसमें तो ऐसे काउंट भी कर सकते हैं। जैसे ये एक हो गया, ये दूसरा विकीर्ण हो गया, ये तीसरा विकीर्ण हो गया, ये चौथा विकीर्ण हो गया और ये कितना ये हो गया 5वां विकीर्ण। ये तो हमें इसमें जैसे छोटी आकृति है इसलिए गिन लिया। जैसे 10 भुज दे दिया, 11 भुज दे दिया, कितने भी दे दे उसको तो हम उसमें काउंट नहीं कर सकते हैं। ये तो जैसे एक छोटा सा उदाहरण था इसलिए हम इसको काउंट कर लिया। तो उसके लिए सूत्र यूज होगा क्या, उसके लिए क्या सूत्र होगा n कोष्टक n-3/2। अब जैसे अपने पास में हम इसी उदाहरण को लेकर के देख सकते हैं कि क्या इसमें 5 जो विकीर्ण है ना रियल में अगर यदि मैं इस सूत्र से निकालता हूं तो मेरे पास में क्या 5 विकीर्ण आते हैं क्या इसमें। तो वो मैं निकाल करके देखता हूं कि हाँ सच में आते हैं, ये सूत्र अपना काम कर रहा है। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। n क्या है अपने पास में पंचभुज है, तो पंचभुज का मतलब हुआ 5 भुजाएं उसमें, तो n का मान रख दिया मैंने यहाँ पे 5। ठीक है, फिर वह कोष्टक, फिर 5, फिर माइनस, फिर 3, फिर बटे 2 दे रखा है। ठीक है, फिर बराबर। अब जब 5 में से जब 3 जाएंगे तो मेरे पास में कितने आ गए 2 आ गए। तो 5 × 2/2, 2 से कैंसिल हो गया तो मेरे पास में मान क्या आ गया 5। अर्थात जो पंचभुज है ना मेरे पास में उसमें 5 विकीर्ण होंगे। कैसे होंगे वो मैंने आपको बता दिया है, ये 5 विकीर्ण हैं। ठीक है, अब विकीर्ण किसको कहेंगे, विकीर्ण उसको कहेंगे कि बंद आकृति के अंदर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को विकीर्ण कहेंगे। जैसे ये अपने पास कोई पंचभुज था और इसके जो बंद आकृति यानी इसकी जो ये 2 भुजाओं को जो एक रेखा मिला रही है ये अपने पास क्या है, ये विकीर्ण है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि विकीर्ण किसको कहते हैं। अब एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल, बाह्य और अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब अपने को जैसे बाह्य कोण दे दे और अंतः कोण पूछ ले कि इसका अंतः कोण कितना होगा, बाह्य कोण ये है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 180 डिग्री में से जैसे अपने को अंतः कोण पूछ रहा है
और बाह्य कोण दे रखा है, तो हम 180 डिग्री में से उसका जो कोण दे रखा है ना वो घटा देंगे ना, तो उसका जो अंत्य कोण है वो निकल करके आ जाएगा। और अगर यदि बाह्य कोण पूछ रहा है और आंतरिक कोण अपने को दे रखा है, तो 180 डिग्री में से वो जो आंतरिक कोण है उसको हम घटा देंगे, तो अपने पास में बाह्य कोण निकल करके आ जाएगा। और अंत्य कोण और बाह्य कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अंत्य कोण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरनल एंगल बोलते हैं, और बाह्य कोण को बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। अब 180 डिग्री कैसे होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि जैसे एक मेरे पास में सीधी रेखा है, और अगर यदि मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो ये कोण और ये जो कोण होगा ये हमेशा 180 डिग्री होगा। अर्थात सीधी रेखा पर एक ही तरफ बनने वाले जो कोण होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री होगा। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमने इसके जो भी सूत्र होते हैं वो सभी हमने देख लिए हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे एग्जाम में वो देखते हैं हम। अब मेरे पास में एक क्वेश्चन है, नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात अंतःकोण अपने को 120 डिग्री दे रखा है। अंतःकोण कितना दे रखा है अपने को, अंतःकोण अपने को 120 डिग्री दे रखा है, और क्या पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर यदि अंतःकोण दे रखा हो तो उसका बाह्य कोण किस प्रकार से निकालेंगे, 180 डिग्री में से घटा देंगे तो उसका बाह्य कोण निकल करके आ जाएगा। तो मैं इसका पहले तो मैं बाह्य कोण निकालता हूं। तो बाह्य कोण बराबर बहुभुज की जो कुल भुजाएं है वो मेरे पास निकल करके आ जाएंगे। तो जब मैं इसको 360 में 60 का भाग दिया तो मेरे पास में कितना आ गए, 6। अर्थात जो बहुभुज की जो भुजाएं हैं वो मेरे पास में 6 है। अर्थात जो अपने पास जो बहुभुज की जो आकृति बन करके आएगी वो एक षटभुज बन करके आएगी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। जैसे नियमित अष्टकोण का प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात कीजिए। अब अपने को अष्टकोण दे रखा है, ठीक है, तो अष्टकोण का मतलब क्या होगा, उसमें 8 भुजाएं हैं और उसका प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करना है। तो सेम यही क्वेश्चन था जो मैंने आपको पहले बताया ना, उसी के प्रकार से होगा। अष्टभुज दे रखा है, अष्टभुज या फिर अष्टकोण, तो अष्टभुज, और पूछ क्या रहा है इसका आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। तो भाग देते हैं किसमें, 360 में। जब 360 में मैं 8 का भाग देता हूं ना तो मेरे पास में क्या आएगा, इसका बाह्य कोण आएगा। तो बाह्य कोण बराबर बाह्य कोण बराबर 360 बटे भुजा कितनी है अपने पास में, 8। तो जब 360 में मैंने 8 का भाग दिया तो कितना आया, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। अर्थात जो प्रत्येक जो बाह्य कोण होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। जब बाह्य कोण अपने पास 45 डिग्री दे रखा है तो अंतःकोण किस प्रकार से निकालेंगे, वो निकालेंगे या फिर आंतरिक कोण और जो बाह्य कोणों का योग होता है ना वो हमेशा 180 डिग्री होता है। जब मैं 180 में से जब बाह्य कोण जब घटाता हूं तो मेरे पास इसका प्रत्येक आंतरिक कोण निकल करके आ जाएगा। तो वो निकालते हैं यहाँ पे, अंतःकोण बराबर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो मेरे पास में इसका प्रत्येक जो अंतःकोण है वो निकल करके आया 145
135 डिग्री। और ये अपने को पूछ रहा है कि अष्ट जो कोण है उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा, तो वो होगा मेरे पास में 135 डिग्री का होगा प्रत्येक आंतरिक कोण। अब फिर एक और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया अपने पास में कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1440 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अंतः कोणों का योग अपने को कितना दे रखा है, 1440 डिग्री। तो अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर 1440 डिग्री। अब ये तो क्या दे रखा है अपने को, अंतः कोणों का योग, और पूछ क्या रहा है अपने क्वेश्चन में, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, अर्थात भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में अंतः कोणों का योग किस प्रकार से निकालते हैं या फिर अंतरक कोणों का योग का जो सूत्र होता है वो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि n-2 कोष्टक 180 डिग्री, इसके बराबर क्या होता है, अंतः कोणों का योग। तो अगर यदि मैं इसके बराबर या अंतः कोणों का योग 1440 दे रखा है मेरे को, मैं इसको रख देता हूं, तो मेरे पास में क्या आएगा, इसका जो प्रत्येक जो भुजा है ना वो निकल करके आ जाए कि कितनी भुजाएं हैं इसमें। ठीक है, तो रख देते हैं इसको 1440 डिग्री। तो जब इसको मैंने सोल्व किया तो यहाँ पे तो मेरे पास में आएगा n-2 बराबर, जब इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो 1440 में 180 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट गया, 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, और यहाँ पे कितना आया, 9 एकम 9। अब कितने बच गए अपने पास में, 5 बच गए। जब 4 उतारा तो कितने हो गए, 54 हो गए। तो 9 छिगी 54, 16 आ गए, फिर 2 का भाग देंगे 16 में तो कितना आया मेरे पास में, 8 आ गया। तो n-2 बराबर 8 आ गए। अब यहाँ पे देखिए कि n-2 है, जब ये माइनस का 2 अगर यदि इधर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो भेज देते हैं इसको, n बराबर 8 + 2, तो n का मान मेरे पास में क्या आ गया, 10। अर्थात जो भुजाओं की जो मेरे पास में जो संख्या होगी वो कितने होगी, 10 भुजा होगी। और जो मेरे पास में जो आकृति जो बन करके आएगी ना उसको हम क्या कहेंगे, 10 भुज कहेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए किस प्रकार से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपको सूत्र याद करने हैं, इसके सूत्र पे ही सभी क्वेश्चन होंगे। इसका ना ही तो कोई शॉर्टकट है, शॉर्टकट भी यार क्या होगा, इससे छोटा क्या होगा, बिल्कुल सभी क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो वो भी बिल्कुल क्वेश्चन अगर आपके इसके सूत्र याद है ना बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। सूत्र के बिना इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो आगे देखते हैं इसका और भी क्वेश्चन। जैसे नियमित बहुभुज के अंतः कोण तथा बाह्य कोण के बीच का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल की जो अंतर है ना वो अपने को 60 डिग्री दे रखा है। तो अंतः कोण माइनस बाह्य कोण, ये अपने को क्या दे रखा है, 60 डिग्री। और पूछ क्या रहा है, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भुजाओं की संख्या, ये अपने को पूछ रहा है, तो वो किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये मेरे पास में एक ट्रायंगल है और क्या बोल रहा है कि अंतः कोण बाह्य कोण का जो अंतर है वो कितना दे रखा है मेरे को, 60 डिग्री दे रखा है। तो इस ट्रायंगल में ये तो हुआ इसका अंतः कोण, और ये क्या हुआ, बाह्य कोण हुआ इसका। मैंने आपको कहा था कि अंतः कोण और बाह्य कोण हमेशा अगर यदि इनका योग करते हैं तो 180 डिग्री होगा। अंतः कोण और बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मैं अगर यदि अंतः कोण को x के द्वारा प्रदर्शित करता हूँ, ये जो अंतः कोण है ना इसको हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, और जो ये बाह्य कोण होता है इसको मैं y के द्वारा प्रदर्शित कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। क्यों,
क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करने में अपने को आसानी रहेगी। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि मेरे पास में x प्लस वाई बराबर कितना हुआ 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे हुआ? क्यों अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, और अंतः कोण और बाह्य कोण का जो अपने को अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है 160 डिग्री। तो x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 60। अब अगर यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तो सोल्व करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये y क्या है प्लस का और ये y क्या है माइनस का है, तो ये तो कट गए मेरे पास में। तो 2x बराबर मेरे पास में क्या आया 240 डिग्री। तो x बराबर क्या आया मेरे पास में, x बराबर ये 2 जब इधर जाए तो 240 में भाग देगा, ठीक है। तो 240 में जब 2 का भाग दिया तो मेरे पास में आए 120 डिग्री, ठीक है। अब अगर यदि मेरे पास में जो अंतः कोण हो वो 120 डिग्री आ गया और पूछ क्या रहा है भुजाओं की संख्या। अब अगर यदि मेरे पास में अंतः कोण 120 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना होगा 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंतः कोण और बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अंतः कोण मेरे को 120 डिग्री दे रखा है, तो बाह्य कोण कितना होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे निकाल लीजिए y बराबर 180 माइनस 120, तो निकल करके आएगा मेरे पास में कितना 60 डिग्री। y क्या माना है अपन ने बाह्य कोण, तो बाह्य कोण अपने पास में कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब निकालना क्या है भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे 360 में 360 क्या है बाह्य जो कोणों का जो योग होता है ना हमेशा बहुभुज का वो 360 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण में अगर यदि हम इसके बाह्य प्रत्येक बाह्य कोण का भाग देंगे ना तो भुजाओं की संख्या निकल करके आ जाएगी कि कुल जो संख्या है वो कितनी थी। तो भुजाओं की संख्या बराबर भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे 60। तो जब 60 का 360 में भाग देंगे तो कितनी बार गया 6 बार, अर्थात जो अपने पास में जो भुजाओं की संख्या है वो कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। और अपने को जैसे भुजाओं की संख्या ना पूछ करके ये पूछ ले कि जो आकृति बनेगी ना वो कौन सी होगी, अर्थात त्रिभुज होगा, चतुर्भुज होगा, या फिर पंचभुज होगा, या फिर षटभुज होगा, ऐसे वो अपने को ऑप्शन में मिलेंगे। तो अपने को क्या देर लिख किसको टिक करना है अपने को वहां पर षटभुज को टिक करना है। क्यों? षटभुज का मतलब है उसमें 6 भुजाएं थी, ठीक है। तो इसका यही इसका आंसर होगा। देखिए बहुत इजी था, सिर्फ और सिर्फ आपको सूत्र याद करने। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। जैसे मेरे पास में एक क्वेश्चन है बहुभुज के अंत्य कोणों का योग 1260 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अंत्य कोणों का योग कितना दे रखा है 1260 डिग्री। तो अंत्य कोणों का योग बराबर 1260 डिग्री। पूछ क्या रहा है अपने को भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब किस प्रकार से निकालें कि अंतःकोणों का सूत्र के बराबर जो इसका जो सूत्र होता है ना अंतःकोणों का सूत्र किस प्रकार से, अर्थात जो अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र होता है ना उसके बराबर हम इसको रख देंगे 1260 को। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये जो अंतःकोणों का योग ही दे रखा है अपने को, तो अंतःकोणों का को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है n-2 कोष्टक 180 डिग्री बराबर क्या है 1260 डिग्री, ठीक है। अब जब ये 180 इधर आएगा ना इसका पक्षांतरण होगा। जब 180 इधर आएगा तो इसमें 1260 में भाग देगा। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे जो 180 है ना ये मल्टीप्लाई में है, और जब भी बराबर में कोई संख्या मल्टीप्लाई में होती है और जब वो दूसरी साइड ट्रांसफर होती है ना तो हमेशा वो सेकंड वाली जो संख्या होती है उसमें भाग देगी। तो यहाँ पे देखिए n-2 बराबर 1260 बटे 180 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो 18 पंजे 90 और 18 छिगाने 108 और 18 संते 126। तो यहाँ पे कितना आ गया अपने पास में 7 आ गया। तो n-2 बराबर कितना आया 7।
जब ये माइनस का 2 इधर से इधर जाएगा बराबर से, जैसे माइनस की कोई संख्या है बराबर से इस साइड, और जब ये दूसरी साइड जाएगी ना माइनस की संख्या, तो उसका पक्षांतरण जब होगा तो वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, और प्लस वाली माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास में आ गया n बराबर 7 + 2, तो बराबर क्या हो गया मेरे पास में 9। तो जो भुजाओं की संख्या है ना मेरे पास में वो 9 निकल कर क्या आएगी, और जो ये आकृति होगी उसका नाम क्या होगा, नवभुज होगा। ठीक है, तो देखते हैं अब एक और क्वेश्चन आज का। जैसे एक क्वेश्चन है, एक बहुभुज के 54 विकिरण है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। विकिरणों की संख्या कितनी दे रखी है अपने को, विकिरणों की संख्या बराबर 54 दे रखा है अपने को। ज्ञात क्या करना है अपने को, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है अपने को, भुजाओं की संख्या। अब ज्ञात किस प्रकार से निकालेंगे, ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, तो वो मैंने आपको बताया था विकिरणों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, तो वो किस प्रकार से मैंने बताया था आपको कि विकिरणों का जो ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है n कोष्टक n-3/2। ये क्या होता है, विकिरणों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है, और अपने को विकिरणों की संख्या पहले ही दे रखी है कितनी, 54। तो मैं इसको इस सूत्र के बराबर रख देता हूँ। क्यों रख देता हूँ, क्योंकि जो विकिरणों की संख्या है वो 54 दे रखी है, और जो सूत्र होता है ये होता है, तो इसको मैं 54 यहाँ पे बराबर में रख दिया। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जब n को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि ये कोष्टक के अंदर है, तो ये इससे और 3 से मल्टीप्लाई करेगा। हमेशा इस चीज़ को आप ध्यान रखना। जब मैं n को n से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आया मेरे पास n² - 3n बराबर, जब ये 2 इधर जाएगा ना पक्षांतरण होगा। बटे में अगर यदि कोई संख्या होती है और जब वो दूसरी साइड जाती है ना, या फिर आप यूँ समझ लिए कि मेरे पास में इस 54 के नीचे कुछ भी नहीं दे रखा है बटे में, तो मैं अगर यदि बटे में 1 रख लेता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 54 में अगर हम 1 का भाग देंगे ना तो 54 ही आएगा। जब मैंने बटे में 1 रख दिया और जब मैं इसका वज्र गुणा करता हूँ ना, तो क्या होगा कि जो 2 तो 54 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 किससे होगा, इस संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक है, जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में ये संख्या आ गई, और जो 2 है ना, 2 जब 54 से वज्र गुणा होगा तो कितना आ गया मेरे पास में, 108 डिग्री, सॉरी 108 आ गए। ठीक है ना, डिग्री नहीं होगा, ओनली 108 होगा। अब जब इसको मैंने आगे सोल्व किया तो यहाँ पे ये प्लस में 108, जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा बराबर से, इस यहाँ पे इसको इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे, तो इक्वेशन बनाया तो मैंने किस प्रकार से बनेगी, n² - 3n, जब ये इधर आएगी तो ये भी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो 108 बराबर 0। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, जब भी अपने पास में इक्वेशन होती है ना, तो उसको हमेशा सोल्व इस प्रकार से किया जाता है कि उसको जो टुकड़े करते हैं जिस संख्या का, अर्थात मैं 108 है मेरे पास में, और 108 को मैं टुकड़े करूंगा ना, तो इस प्रकार से होना चाहिए कि या तो जोड़ूं या घटाऊं, तो मेरे पास में 3 आना चाहिए। अर्थात जो मैं टुकड़े करूंगा ना 2, तो जोड़ने और घटाने पे तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और जब मैं उनको गुणा करूंगा आपस में तो मेरे पास में 108 आना चाहिए। तो मैं किस प्रकार से करूंगा, मैं ऐसे करूंगा इसको, n² माइनस, जब इसको टुकड़े किया है 108 को, तो मैं करूँगा 12 अंटे 96, और 12 नाम का 108। जब मैं 12 को 9 से गुणा कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास में क्या आ रहे हैं, 108 आ रहे हैं, और जब मैं 12 में से 9 घटाऊंगा ना, तो मेरे पास में क्या आ गए, 3 आ गए। अर्थात मैंने जो टुकड़े किए हैं ना वो बिल्कुल सही किए हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 n² माइनस 12n माइनस, अब यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर यदि माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, और 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, जबकि अपने को 21 नहीं चाहिए, कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो यहाँ पे प्लस के 9n होगा। ठीक है,
अब माइनस 108, ठीक है, बराबर 0। अब जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं n कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे x जो n स्क्वायर n है यहाँ पे, तो n मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया n माइनस 12, अर्थात यहाँ पे जोड़ा बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं इसको जब ये दोनों संख्या है ना इसमें से n मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मेरे पास ये इक्वेशन बन करके आ गई। फिर यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो प्लस, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे n तो कॉमन ले नहीं सकते, कॉमन किस संख्या को लेंगे, अर्थात ऐसी कोई भी संख्या होनी चाहिए जो संख्या या फिर कोई भी जो वर्ड होता है ना वो ऐसा होना चाहिए जो दोनों संख्याओं में हो। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी है, 12 तो मैं कॉमन ले नहीं सकता, क्यों नहीं ले सकता, यहाँ पे देखिए 12 नहीं है, तो यहाँ पे मैं n कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि इसमें भी n है और इसमें भी n है, तो यहाँ पे मैंने n कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए इसमें n अगर यदि मैं कॉमन लेता हूँ ना इन दोनों में सॉरी, अगर यदि मैं यहाँ पे n कॉमन लेता हूँ ना तो यहाँ पे दे 108 में n नहीं दे रखा है अपने को, तो n यहाँ पे तो कॉमन ले नहीं सकते। अब अगर यदि मैं 9 कॉमन लेता हूँ सपोज कीजिए, तो एक चीज़ आपको देखना होगा कि क्या 108 के ऐसे भी टुकड़े हो रहे हैं जहाँ पे एक 9 भी आ रहा हो। तो अगर यदि हम 12 के 108 के टुकड़े करते हैं ना तो एक 12 मल्टीप्लाई 9 हो गए, अर्थात 12 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो मेरे पास में कितने आते हैं 108। अर्थात हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस 108 है ना इसमें 9 का भी कहीं ना कहीं पे मल्टीप्लाई है, तो मैं यहाँ पे 9 कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 9 कॉमन ले लिया तो 9 फिर कोष्टक n माइनस 12, ठीक है, तो बराबर 0। अब अगर यदि यहाँ पे भी एक संख्या ले लेंगे इसमें और यहाँ पे भी, तो जब इसको सोल्व किया तो मेरे पास में आ गए n प्लस 9 और यहाँ पे आ गए n माइनस 12, ठीक है ना, ये निकल करके आ गया मेरे पास में। अब जैसे देखिए अब अगर यदि मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो मेरे पास में n प्लस 9 आ गए एक तो, और एक क्या आ गया n माइनस 12 आ गए। अब जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं ना, अर्थात ये प्लस की संख्या है, जब मैं इसको बराबर में दूसरी साइड लेकर के जाऊंगा तो ये तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये जो माइनस का ना ये प्लस में हो जाएगा। तो हमेशा भुजाओं की संख्या है वो माइनस में तो आ नहीं सकती, वो हमेशा प्लस में आएगी। क्यों भुजाओं, देखो भाई भुजाएं कभी माइनस में हो सकती है, आप ही बताइए, तो भुजाएं तो हमेशा प्लस में ही रहेंगी, तो ये तो हो नहीं सकता 9, तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जब हम इसको बराबर में लेकर के जाएंगे ना तो यहाँ पे ये प्लस में है, और जब दूसरी साइड जाएगा ना बराबर में होगा, इसका पक्षांतरण होगा तो ये माइनस में हो जाएगी, तो भुजा कभी भी माइनस में हो नहीं सकती। और जब ये माइनस की संख्या है इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, तो प्लस में हमेशा बराबर होती हैं, अर्थात भुजाएं जो भुजाओं की जो संख्या होती है ना वो हमेशा प्लस में ही रहेगी। तो मैं इसको जब आगे सोल्व करता हूँ तो मेरे पास में क्या आ गया n बराबर 12 आ गई, अर्थात भुजाओं की जो संख्या है ना वो मेरे पास में कितनी आ गई 12 निकल करके आ गई है, ठीक है। भुजाओं की संख्या बराबर 12, और अपने को क्वेश्चन में भी यही पूछा और ये इसके आंसर है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, वीडियो कमेंट्स करना, जिससे हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है। और अगर यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।